हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और हम कवर कर रहे हैं आपके करंट अफेयर्स के जो पार्ट है वो हम कवर कर रहे हैं जुलाई 2025 का करंट अफेयर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हमने रेफरेंस के लिए आपके इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी वाली जो मैगजीन है उसका हमने रेफरेंस यहाँ पर यूज़ किया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास की। और जो जुलाई करंट अफेयर है इसमें जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है वो आपके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के रिगार्डिंग करंट अफेयर का पार्ट है वो रहेगा। तो आज की क्लास में हम जो भी आपकी इंटरनेशनल जो भी न्यूज़ रही थी हाल ही में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर का फैक्ट रहे थे उनको आज की क्लास में कवर करेंगे। ना केवल हम इनको रीड करेंगे बल्कि इनको एक या दो बार इसी क्लास के अंतर्गत हम इनको रिवाइज करेंगे। एंड जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसको में भी हम वापस इसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। तो आपको जो मैक्सिमम पार्ट है वो क्लास के अंतर्गत ही याद करवा दिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई है इसे कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर जो आपके जुलाई करंट अफेयर्स में बताया गया है वो एक रिपोर्ट के रिगार्डिंग है और ये है आपके सतत विकास रिपोर्ट, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है 2025, ये भी हाल में जारी की गई है। इस जो रिपोर्ट है इसका टाइटल आपको यही टाइटल देखने को मिलेगा, सतत विकास रिपोर्ट या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसको जारी किसने किया है? तो जारी करता हुआ संस्था है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्जाम में किसी भी रिपोर्ट की रिगार्डिंग। मैक्सिमम जो पार्ट क्वेश्चन के पूछे जाते हैं ये पूछे जाने की संभावना रहती है वही यही रहती है कि इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है, यानी आपकी जारी करता संस्था है। इस संस्था की रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है कि इसे जारी किसने किया है, या फिर इसमें आपके टॉप 1 पर कौन है, सबसे लास्ट में जो कंट्री है वो कौन सी है, इंडिया की इसमें क्या आपको स्थिति है ये देखने को मिलेगी। साथ ही कुछ अदर इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होगा या फिर इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं इनसे तुलना करके किसी भी रिपोर्ट के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है ये देखने मिलती है। तो इसी थ्योरी को अपन लेकर इस क्लास को है वो कवर करेंगे। तो जो आपके सतत विकास रिपोर्ट है, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है आपके UNDS, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। UN आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है। इस संस्था द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। ये इसका 10वां संस्करण आपको देखने मिलेगा और इसमें टॉप स्थान आपको देखने मिलेगा फिनलैंड है, इसे फर्स्ट स्थान मिला है। संयुक्त राष्ट्र की जो सतत विकास रिपोर्ट 2025 है इसमें विश्व के देशों को 17 सतत विकास जो SDG गोल्स हैं इनकी पूर्ति के आधार पर तुलनात्मक प्रगति को दर्शाया गया है। यह रिपोर्ट 30 जून से 3 जुलाई 2025 के बीच में स्पेन के एक सेविले में होने वाले विकास के लिए वित्त पोषण के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इससे पूर्व प्रकाशित की गई है। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये नहीं है। आप इसे अगर रीड करना चाहे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी इसमें काम चल जाएगा। इस रिपोर्ट के अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट में हमें याद रखना है कि इस रिपोर्ट में स्कोरिंग कितना रहता है, 0 से 100 के मध्य इसमें स्कोरिंग पॉइंट है वो रहता है 100 का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, सभी लक्ष्य हैं वो पूरे कर लिए हैं। अचीवर की श्रेणी में इसमें क्या रखा गया है, 100 का स्कोर है वो रखा गया। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा कि जहाँ पर 0 आता है या फिर 0 के नज़दीक होता है वो क्या होते हैं, अचीवर या सभी लक्ष्य पूर्ण करने वाले होते हैं। जबकि सतत विकास रिपोर्ट जो 2025 है इसमें 100 की रैंकिंग को सभी लक्ष्य पूरे करने की श्रेणी में रखा गया है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर SDG की प्रगति है वो ठहर गई है और वर्ष 2030 तक केवल 17% लक्ष्य हैं इन्हें पूरी होने की संभावना है वो जताई गई है। तो ओनली 17% टारगेट है वो 2030 तक पूरे किए जाएंगे। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो SDG की प्रगति है वो एक ठहर सी गई बताई गई है। तो ये भी एक आपके दिया जा सकता है कि क्या जो SDG की प्रगति है वो तीव्र गति से चल रही है, धीमी गति से चल रही है या फिर स्थिर रह गई है। तो स्थिर रह गई है, एक तटस्थ स्थिति में आपकी ठहर सी गई है। वहीं अगर यूरोपीय देशों में देखें तो यूरोपीय देशों में विशेषकर नॉर्डिक देशों में शीर्ष में आपको दबदबा बनाए देखने को मिलेगा। G20 में ब्राज़ील है, ये 25वां स्थान है। OECD जो आपके ऑयल के रिगार्डिंग है इसमें चिली का 7वां सर्वोच्च स्थान देखने मिलेगा। ये कुछ देशों की आपको यहाँ पर रैंकिंग है वो बताई गई है। शीर्ष प्रगति करने वाले देशों में आपको नेपाल का नाम देखने मिलेगा, बांग्लादेश का नाम है ये देखने मिलेगा, क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देश है, इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस सूचकांक में अगर हम
कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप 10 में आपको फर्स्ट रैंक पर देखने को मिलेगा फिनलैंड। फिनलैंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग के 3 देश आप याद रख सकते हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपके फिनलैंड वाला जो कंट्री है ये हो जाता है। इसके बाद में अगर हम भारत की स्थिति इसमें देखें तो भारत की स्थिति आपको देखने को मिलेगी 2025 में भारत ने 66.95 के जो स्कोर है इसके साथ जो 99वां स्थान है वो प्राप्त किया है। तो भारत की रैंकिंग है इसमें SDG की रैंकिंग में 100 स्थान में टॉप 100 में भारत है, ये पहुंच गया है। 66.95 स्कोर देखने मिलेगा और 99वां स्थान आपको देखने मिलेगा, 100 से एक कम है। भारत की अगर 2024 की रैंकिंग देखें तो वो 109वीं थी। तो पहले की जो भी रैंकिंग थी उसके अकॉर्डिंग भारत में इस बार 2025 में SDG रिपोर्ट है, इसमें सुधार हुआ है, सुधार हुआ है और 99वीं रैंक पर पहुंच गया है। भारत की ये प्रगति है वो SDG के लक्ष्यों की दिशा में सुधार और सामाजिक आर्थिक योजनाओं के प्रभाव को दर्शाती है। इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देश देखें तो भारतीय पड़ोसी देशों में चीन की रैंकिंग आपको देखने मिलेगी 49, भूटान आपको देखने मिलेगा 74 पे, नेपाल आपको देखने मिलेगा 85 पर, श्रीलंका देखने मिलेगा 93 पर। तो भारत से आगे आपको 3-4 कंट्री है ये देखने मिलेंगे। भारत के पड़ोसी में चीन आपके भारत से आगे है, नेपाल भारत से आगे है, इसके अलावा भूटान और श्रीलंका है ये भारत से आगे है। वहीं बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये आपको भारत से क्या देखने मिलेंगे, पीछे देखने मिलेंगे। बांग्लादेश, म्यांमार, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ये 4 कंट्री भारत से पीछे हैं। भूटान, नेपाल, आपके चाइना और श्रीलंका ये भारत से आगे आपको इनका स्कोर है वो देखने मिलेगा। और भारत का स्कोर कितना है, भारत का स्कोर आपको इसमें देखने मिलेगा 99। भारत का स्कोर कितना है 99, 66.95 स्कोर भारत ने इसमें प्राप्त किया है। नेक्स्ट आपके बताई गई है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है। तो हम वापस जो अभी हाल में हमने पढ़ा है सतत विकास रिपोर्ट 2025, इसको वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2025 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? जारी करने वाली संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। जो समाधान नेटवर्क है इसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। टॉप 1 पर आपको फिनलैंड देश है ये देखने मिलेगा। 17 सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति के आधार पर तुलनात्मक प्रगति को इसमें बताया गया है। 0 से 100 के मध्य का स्कोर है वो रखा गया है। अगर हम फिनलैंड का स्कोर देखें तो फिनलैंड का स्कोर आपको 87% देखने मिलेगा। वहीं भारत का स्कोर इसमें देखने मिलेगा 66.95 स्कोर के साथ भारत ने इसमें 99वीं रैंक है वो प्राप्त की है। भारत की ने पिछले जो भी रैंकिंग थी 2024 में 109वां स्थान प्राप्त किया था, उससे इस बार आपको 100 रैंक है वो ऊपर है वो देखने मिलेगा। वही भारत की ये प्रगति है ये SDG जो भी लक्ष्य है उनकी प्राप्ति की दिशा में सुधार और सामाजिक जो भी आर्थिक योजनाएं हैं इनके प्रभाव को दर्शाती है। भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं ये हमारा भारत है आपके 99 पर। भारत के पड़ोसी देश नेपाल है, इसके अलावा भूटान है, आपके चाइना है और आपके श्रीलंका, ये तो आपसे भारत से क्या है हमारे आगे देखने मिलेंगे। वहीं आपके पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के साथ आपके म्यांमार और बांग्लादेश, ये 4 कंट्री भारत से आपको पीछे देखने मिलेंगे। बांग्लादेश, म्यांमार, इसके अलावा इधर आपको देखने मिलेंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ये 4 पीछे हैं। इसके अलावा नेपाल, भूटान, चाइना और श्रीलंका, ये 4 भारत से आपको आगे देखने मिलेंगे। तो ये हमने रिपोर्ट कवर की है आपके सतत विकास रिपोर्ट, जिसे समाधान नेटवर्क द्वारा UN का जो समाधान नेटवर्क है सतत विकास के रिगार्डिंग उसके द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 यानी कि एनर्जी जो ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2025 है ETI है, इसको जारी करने वाली संस्था का नाम आपको देखने मिलेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF है, इसके द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें टॉप स्थान पर शीर्ष स्थान पर आपको स्वीडन देखने मिलेगा, लास्ट स्थान पर इसमें कांगो रिपब्लिक है ये देखने मिलेगी जिसकी रैंकिंग है 118वीं। तो टॉप पर स्वीडन है और लास्ट पर कौन सा है, कांगो रिपब्लिक है वो देखने मिलेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट है फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजैक्शन 2025, इसके अंतर्गत विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है ETI है ये जारी किया गया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसके अंतर्गत, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट जो इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि 118 देशों में आकलन वर्तमान ऊर्जा प्रदर्शन और ऊर्जा की जो संक्रमण की तत्परता है उसके आधार पर किया गया है, और ETI स्कोर में 1.1% का सुधार है वो दर्ज किया गया है, जो बीते 3 साल है उनमें औसत वृद्धि से 2 गुना है। हालांकि ऊर्जा सुरक्षा में ठहराव बना रहा है, कार्बन जो उत्सर्जन है उसका रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका है इसमें 17 स्थान पर आपको देखने मिलेगा, और अपनी मजबूत सुरक्षा और स्थिरता के कारण आप अमेरिका इसमें 17वें स्थान पर आपको देखने मिलेगा। नाइजीरिया है उसने भी उल्लेखनीय सुधार किया है, 109वें स्थान पर था 2016 में, और अब वर्तमान में कितने पर पहुंच गए हैं, 61वें स्थान पर पहुंच गया है। तो उल्लेखनीय इसने काफ़ी अधिक सुधार इसने किया है, इम्प्रूवमेंट किया है। मध्य पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र में देखें तो संयुक्त अरब अमीरात है, इसने सर्वाधिक प्रगति दर्ज की है। भारत की अगर स्थिति देखें तो भारत ने ऊर्जा दक्षता और निवेश क्षमता में उल्लेखनीय सुधार किया, तो भारत ने भी इसमें रिपोर्ट में सुधार है वो देखने मिलेगा। सबसे टॉप पर आपको स्वीडन है ये देखने मिलेगा। फिर आएगा आपकी फिनलैंड सतत विकास रिपोर्ट में फर्स्ट था, यहाँ पर सेकेंड हो गया। भारत की स्थिति देखें तो भारत इस रिपोर्ट में 53.3 के स्कोर के साथ में 11वीं रैंक पर देखने मिलेगा। वहीं लास्ट रैंकिंग में भारत की थी 63। तो ये हम बात करें किसकी, आपके वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है उसके रिगार्डिंग। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, इसमें भारत की रैंकिंग आपको कौन सी देखने मिल रही है, 71 भी देखने को मिल रही है। इससे पहले हमने बात की थी आपके सतत विकास वाले जो रिपोर्ट थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली रिपोर्ट, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी थी, 99 थी। इसमें भारत का स्कोर है 53.3, उसमें भारत का स्कोर आपको देखने मिला था 66.95। तो ये आप तुलना करके देख लेना, 66.95 आपके सतत विकास में था, और ऊर्जा वाले में जो रैंकिंग है वो आपको 71 और स्कोर देखने मिलेगा 53.3। लास्ट ईयर से इसमें भी सुधार हुआ है, इसमें फर्स्ट कंट्री आपको स्वीडन देखने मिलेगा, और टोटल इसमें जो कंट्री ली गई है वो 118 कंट्री ली गई है। 118वीं रैंक पर आपकी कांगो रिपब्लिक है वो देखने मिलेगा, स्वीडन फर्स्ट पर देखने मिलेगा। और इसको जारी करने वाली संस्था कौन है, तो एनर्जी जो ट्रांजेक्शन इंडेक्स है ETI है, इसको जारी करता है आपके WEF, आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच है, वो इसके द्वारा ये रिपोर्ट है वो प्रतिवर्ष जारी की जाती है। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक है ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI है, ये अभी हाल में जारी की गई थी। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 है, इसको जारी करने वाली संस्था आपको देखने मिलेगी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, नाम में भी पीस है और जो इंडेक्स है उसके नाम दोनों में आपको पीस जो वर्ड है ये कॉमन देखने मिलेगा। इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है आपके आइसलैंड। वहीं इस रिपोर्ट में विश्व के 163 देशों की शांति जो भी स्थिति है इसका आकलन किया गया है। 163 देश है वो टोटल इसमें लिए गए थे IEP इंडेक्स में, और जो वैश्विक जनसंख्या के कितने 99.7% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सूचकांक है वो 23 संकेतों के आधार पर 3 क्षेत्रों में शांति को मापता है। ये 3 क्षेत्र है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट आपके है सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षा, सेकंड है घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, और थर्ड है आपके सैन्यीकरण की डिग्री। इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो उसमें देखने मिलेगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP है, इसके द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार भू राजनीतिक तनाव और जो आर्थिक अनिश्चितता है इसके चलते वैश्विक शांति स्तर है इसमें 0.36% की गिरावट है ये दर्ज की गई है। जो वर्ष 2008 से अब तक के जो औसत देश का स्कोर है इससे 5.4% की गिरावट है वो आ चुकी है। हालांकि 74 देशों ने अपनी शांति स्थिति है उसमें सुधार भी किया है। आइसलैंड है वो वर्ष 2008 से लगातार विश्व में सबसे शांतिपूर्ण देश है वो बना हुआ है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आइसलैंड इसमें 2008 से कंटिन्यू और इसमें टॉप रैंक पर आपको देखने मिलेगा। तो आइसलैंड है उसका स्कोर आपको 1.095 आपको देखने मिलेगा। भारत की अगर हम स्थिति देखें
तो भारत ने इसमें 2.229 के GPA स्कोर के साथ विश्व स्तर पर 115वें स्थान पर भारत है वो आपको देखने मिलेगा। भारत का GPA स्कोर कितना है 2.229 और रैंकिंग कितनी है 115वीं रैंक है वो देखने मिलेगी, जो पिछले वर्ष की जो तुलना है उसमें 0.58% 0.58% का सुधार है वो आपको इसमें देखने मिलेगा। 2024 में भारत की रैंकिंग थी 116 और 2025 में भारत की रैंक 115 देखने मिलेगी। 25 5 115 115 और 2025। भारत के पड़ोसी देशों में देखें तो भूटान हमसे आगे है, नेपाल, श्रीलंका, चाइना ये हमसे आगे हैं वो देखने मिलेंगे। तो ये कंट्री भारत से आगे है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और चाइना। पहले वाली रिपोर्ट में भी आगे थे, इसमें भी आगे हैं। वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान ये भारत से आपको पीछे की साइड में देखने मिलेंगे। तो ये कंट्री तो किस में है, पीछे की साइड आपको देखने मिलेंगे और वो आपके क्या देखने मिलेंगे, भारत से आगे आपको देखने मिलेंगे। भारत से पीछे कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, अफगानिस्तान जैसे देश, और भारत से आगे आपको चाइना, भूटान ये वाले देश हैं ये देखने मिलेंगे। तो ये हमने भारत के जो भी पड़ोसी देश है इसमें हमने स्थिति है वो कवर की है। वापस इसको हम रिकॉल करें तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 से जारी करने वाली संस्था का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। आइसलैंड है, ये इसमें टॉप 1 कंट्री देखने मिलेगा। 163 देशों के अध्ययन इसमें किया गया है। 23 संकेतक है, 23 इंडिकेटर इसमें देखने मिलेंगे। 3 जो क्षेत्र है, एरिया है जिसमें ये मापता है वो कौन कौन से हैं, सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और सैन्यकरण की डिग्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विश्व शांति सूचकांक है, ये 23 इंडिकेटर और 3 एरियाज है उनके आधार पर गणना करता है। सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और सैन्यकरण की डिग्री, ये इसमें क्या देखने मिलेंगे, 3 एरिया देखने मिलेंगे। इसके अलावा हमने देखा है आइसलैंड है, ये लगातार 2008 के बाद में विश्व में सबसे शांतिपूर्ण देश है, ये बना हुआ है। भारत का स्कोर हमने देखा था 2.229 GPA स्कोर है और 115वें स्थान पर भारत है वो देखने को मिलेगा। भारत ने 2024 में 116वां स्थान प्राप्त किया था, वहीं 2025 में 115वां स्थान प्राप्त किया है। और साथ ही हमने भारत के जो पड़ोसी देश है इससे भारत की तुलना की। नेक्स्ट आप ये यहाँ जानकारी कवर की गई है वो एक रिपोर्ट है परमाणु हथियार पर सिप्री ईयर बुक रिपोर्ट 2025। सिप्री की जो यानी कि सिप्री क्या है, आपके सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो परमाणु हथियारों की रिगार्डिंग रिपोर्ट है वो जारी करता है। और हाल ही में इसके द्वारा परमाणु हथियारों पर अपनी सिप्री ईयर बुक 2025 की रिपोर्ट है वो जारी की है, जिसके मुख्य बिंदु आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। मुख्य बिंदु में बताया गया है कि दुनिया के 9 देश हैं, उनके पास 12,241 परमाणु हथियार आपको देखने मिलेंगे। ये 9 देश हैं अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया और इजराइल। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में भारत और पाकिस्तान का नाम है वो भी आपको देखने मिलेगा। भारत का पड़ोसी देश चीन, इसके अलावा पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया और इजराइल है, इनका नाम आपको देखने मिलेगा, जिनके पास विश्व के इन 9 देशों के पास में 12,241 परमाणु हथियार आपको देखने मिलेंगे। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि विश्व में नई परमाणु हथियार की होड़ की ओर बढ़ रहा है। भारत की स्थिति देखें तो भारत के पास परमाणु वाटर हेड्स के हैं, इनकी संख्या 2024 में 172 थी, वहीं 2025 में इनकी संख्या कितनी हो गई है, 180 हो गई है। तो भारत की जो परमाणु स्थिति वाली जो रिपोर्ट है तो ये भारत के पास जो भी परमाणु वाटर हेड्स हैं इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। हाल ही में 2025 में इनकी संख्या कितनी हो गई, 180 हो गई है। लास्ट ईयर कितने थे, 172 थे। तो ये एक प्रकार की परमाणु हथियार है, इनकी होड़ को दर्शाता है। वहीं चाइना की स्थिति देखें तो चीन हर वर्ष 100 नए परमाणु बम जोड़ रहा है, जो किसी अन्य देश से सबसे अधिक आपको देखने मिलेंगे। चाइना सबसे अधिक परमाणु हथियार है, इनको ऐड कर रहा है अपने जो सैन्य खर्च या फिर रक्षात्मक जो है इसमें आपके परमाणु हथियार है, इनको सर्वाधिक ऐड करने वाला जो देश है वो कौन सा है, आपके चाइना आपको देखने मिलेगा।
नेक्स्ट है विश्व में सबसे तेज़ बढ़ी मुस्लिम आबादी। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट अभी हाल में आई है, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि सबसे अधिक जिस जनसंख्या में वृद्धि हुई है या फिर जिस आबादी है उसमें वृद्धि हुई है वो कौन सी आपकी मुस्लिम जनसंख्या है, इसमें सर्वाधिक वृद्धि है वो हुई है। प्यू रिसर्च सेंटर है, इसने हाल में 10 जून 2025 को विश्व की धार्मिक आबादी पर आधारित एक रिपोर्ट है ये पब्लिश की थी। और धार्मिक आबादी पर आधारित रिपोर्ट के अंतर्गत बताया गया है कि वर्ष 2010 से 2020 के आंकड़ों का इसमें विश्लेषण किया गया है और मुस्लिम जनसंख्या इसमें वृद्धि हुई है 347 मिलियन से बढ़कर अब वर्तमान में ये कितनी हो गई है, 2 बिलियन है ये जनसंख्या हो गई है, जो किसी भी अन्य धार्मिक समूह है इसमें सबसे अधिक वृद्धि को दर्शाती है। वहीं अगर हम बात करें हिंदू आबादी, तो हिंदू आबादी में लगभग 14% 14.9 यानी कि लगभग 15% की पर ही स्थिर है वो देखने को मिलेगी। बौद्ध जो जनसंख्या है इसमें 19 मिलियन की गिरावट आई है। तो धर्मनिरपेक्ष या किसी धर्म को न मानने वाले जो आबादी है वो अब दुनिया की कितनी है 24.2। तो इस प्रकार हम इस पॉइंट को तो रिमूव कर सकते हैं, ये कोई ज़्यादा हमें इसमें याद रखना है आपके एक तो हिंदू आबादी वाला पॉइंट, एक बौद्ध आबादी वाला पॉइंट, एक मुस्लिम आबादी वाला पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट के अन्य फैक्ट में यहाँ पर बताया गया है कि यह रिपोर्ट वैश्विक धार्मिक जो जनसंख्यिकी है इसमें हो रहे परिवर्तन को दर्शाती है और मुस्लिम जनसंख्या की तेज़ी से बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रेखांकित करती है। तो यह रिपोर्ट है ये धार्मिक आधार पर धार्मिक आबादी के आधार पर इस रिपोर्ट की गणना है वो की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि सबसे अधिक जिस आबादी में बढ़ती हुई है वो तो ही है मुस्लिम जनसंख्या में। इसके अलावा हिंदू जो आबादी है ये 15% के अराउंडिंग है और बौद्ध आबादी है इसमें 19 मिलियन की गिरावट है वो दर्ज की गई है। ये जो रिपोर्ट है ये जारी किसने की है, प्यू रिसर्च सेंटर है, प्यू रिसर्च सेंटर है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट है वो धार्मिक आबादी वाली रिपोर्ट है वो जारी की गई है। और साथ ही उसने 2010 से 2020 के मध्य के 10 वर्ष के जो भी आंकड़े हैं उनका विश्लेषण करके इस प्रकार की रिपोर्ट है वो भी हाल में जारी की है। नेक्स्ट है हाल में भारतीय प्रधानमंत्री की जो विभिन्न देशों की यात्रा की थी उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी कवर की गई है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके द्वारा साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया है इनकी यात्रा की गई थी। 15 से 16 जून 2025 को अपनी 3 देश हैं इनकी विदेशी यात्रा के पहले चरण में ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो पहले चरण में साइप्रस पहुँचे थे। 2 दशकों से अधिक समय में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की इस प्रकार की साइप्रस की पहली आधिकारिक यात्रा है वो आपको देखने मिलेगी। वही बात करें साइप्रस के राष्ट्रपति की, तो साइप्रस के राष्ट्रपति आपको देखने मिलेंगे निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, ये आपको साइप्रस के राष्ट्रपति देखने मिलेंगे। भारतीय जो प्रधानमंत्री थे ये हाल में साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया गए हुए थे। सबसे पहले ये साइप्रस पहुंचे। साइप्रस में वहाँ के राष्ट्रपति जो निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स हैं इनसे मुलाकात की और साथ ही भारत साइप्रस जो व्यापार गोलमेज बैठक है इसमें भाग लिया है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो घोषणाएं हुई हैं उनमें आपको फर्स्ट देखने मिलेगी NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी गुजरात की रिगार्डिंग। NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी गुजरात और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज है इसके मध्य हाल ही में एक MOU साइन किया गया है जिससे दोनों देशों की कंपनियां हैं वो एक दूसरे के स्टॉक एक्सचेंज है उसमें लिस्ट हो सकती है। नेक्स्ट है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL जिसे शॉर्ट में बोलते हैं और यूरो बैंक्स है इन्होंने UPI आधारित सीमा पर भुगतान प्रणाली है ये शुरू करने की हाल में सहमति है वो दर्शाई। तो NIPL और जो यूरो बैंक है साइप्रस है इन दोनों ने UPI आधारित जो भुगतान प्रणाली है इसको लेकर सहमति है वो दर्शाई है। वहीं रक्षा, व्यापार, जलवायु और समुद्री सुरक्षा के जो भी एरिया हैं वहाँ पर सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र है वो भी साइन किया गया है। तो ये जो भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा थी इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो समझौते हैं उनके रिगार्डिंग हमने देखा। साथ ही जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इनको साइप्रस के जो राष्ट्रपति हैं निकोस क्रिस्टोडोलिडेस, क्या नाम है इनका, क्रिस्टोडोलिडेस। तो साइप्रस के जो राष्ट्रपति निकोस उन्होंने साइप्रस के जो सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेकारियोस, तो ये साइप्रस का जो सर्वोच्च सम्मान है इससे भी भारतीय प्रधानमंत्री को नवाजा है। तो ये भारतीय प्रधानमंत्री को हाल में एक देश का जो सर्वोच्च सम्मान मिला है वो किसका है, साइप्रस का है। और साइप्रस वाले जो आपके सर्वोच्च सम्मान है इसमें आपको मेकारियोस थर्ड है ये नाम आपको याद रखना है, इससे आप ये
जो भी क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। साइप्रस ने 1 जनवरी 2026 से यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता है, ये संभालेगा। तो 1 जनवरी 2026 से यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता है, ये भी कौन संभालेगा? साइप्रस है, ये संभालेगा। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कनाडा की ओर भारतीय प्रधानमंत्री का प्रवास। 16-17 जून को कनाडा के जो कनास किस हैं वहाँ पर आयोजित G7 का जो शिखर सम्मेलन है, यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। तो कनाडा के कनानास इसमें आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया और लगातार 6वीं G7 है, इसमें भागीदारी आपको देखने मिलेगी। उन्होंने गेस्ट नेशन के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा है ये लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इन्होंने शिखर सम्मेलन में आउटरीच सत्र है इसमें भी भाग लिया था। और ऊर्जा सुरक्षा, बदलती हुई दुनिया में पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए विविधीकरण, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा है जैसे विषय है, इस पर अपने विचार है वो व्यक्त किए हैं। इस दौरान उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय जो नेता हैं उनसे मुलाकात की है, जिसमें यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा है, यूरोपियन आयोग की जो अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेन है, इनका आपको नाम है वो देखने मिलेगा। वहीं हमारे लिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जो अभी हाल में कनाडा में आयोजित की गई थी G7 का शिखर सम्मेलन, तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो कवर कर लेते हैं। G7 समिट हाल ही में इसका 51वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? कनाडा के आपके कनास की जो है शहर है अल्बर्टा, वहाँ पर ये जो सम्मेलन है समिट है ये आयोजित की गई थी। इसमें G7 के जो सम्मिलित देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन देश ये देखने मिलेंगे। वही आमंत्रित देश में भारत है, ये आपको देखने मिलेगा। भारत के अलावा अन्य देश है ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और यूक्रेन है, ये देखने मिलेंगे। इस वर्ष का G7 शिखर सम्मेलन है वो विश्व आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भू राजनीतिक तनाव जैसे जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर केंद्रित आपको देखने मिलेगा। विशेष रूप से देखें तो वर्ष 2002 में 28वें G8 जो शिखर सम्मेलन है उसके बाद में कनास्किस में आयोजित होने वाला दूसरा G7 सम्मेलन था, जो कनाडा में आयोजित होने वाले 7वां शिखर सम्मेलन आपको देखने मिलेगा। रूस के रिगार्डिंग देखें तो रूस भी पहले इसी ग्रुप G8 का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्ष 2014 में यूक्रेन की क्रीमिया से होने वाले जो युद्ध है, यूक्रेन क्रीमिया पर अपने कब्जे को लेने के बाद में इस समूह से रूस है ये बाहर हो गया था। हाल में भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा थी, तो उस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट जो द्विपक्षीय वार्ता है उसके रिगार्डिंग देखें तो इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री, कनाडा के PM कौन है, मार्क कार्नी, उनसे मुलाकात की। दोनों देशों के बीच में हाई कमिश्नर है उसको फिर से हाई कमिश्नर को फिर से बहाल करने पर सहमति बनी है। और जो आतंकी निर्जर हत्याकांड है 2024, उसके बाद में दोनों देशों ने 6 डिप्लोमेट्स को देश से निकाल लिया था। तो 2024 के जो अक्टूबर में हत्याकांड हुआ था, आतंकी निर्जर हत्याकांड, उसके बाद में जिसको बंद कर दिया गया था, इस हाई कमिश्नर को फिर से बहाल करने पर भी सहमति है वो बनी है। साइप्रस और कनाडा के बाद में भारतीय प्रधानमंत्री है ये 18 जून 2025 को क्रोएशिया पहुंचे थे और क्रोएशिया में 18 जून 2025 को अपने 3 देशों की विदेश यात्रा के अंतिम चरण में यहाँ पर पहुंचे थे। और क्रोएशिया के ये भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा है, ये देखने मिलेगी। यहाँ के आपको राष्ट्रपति देखने मिलेंगे जोरान मिलोनोविच। क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोरान मिलोनोविच है, वो देखने मिलेंगे। और प्रधानमंत्री यहाँ के आपको देखने मिलेंगे आंद्रे प्लेंकोविच। तो मिलोनोविच तो क्या है, राष्ट्रपति है, और प्लेंकोविच क्या है, आपके PM आपको किसके देखने मिलेंगे? क्रोएशिया के देखने मिलेंगे। महत्वपूर्ण समझौते कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो समझौता है ये साइन किया गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग साइन किया गया है, सांस्कृतिक साइन किया गया है। इसके अलावा जाग्रेब यूनिवर्सिटी में हिंदी संकाय स्थापित करने के लिए एक MOU है, ये अभी हाल में साइन किया गया है। तो क्रोएशिया की यात्रा पर जब भारतीय प्रधानमंत्री गए हुए थे तो उन्होंने कृषि के रिगार्डिंग, इसके अलावा आपके सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के रिगार्डिंग, साथ ही जाग्रेब यूनिवर्सिटी में हिंदी संकाय स्थापित करने के रिगार्डिंग एक MOU है, वो भी हाल में साइन किया है। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो भी हमने रीड किया है आज की क्लास में
उसको हम जो नेक्स्ट हमारी क्लास आएगी उसमें वापस रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इस क्लास में जब भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम पर थोड़ा सा वॉइस वाला जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस करने को मिल सकती है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। नेक्स्ट क्लास में अब मैं कोशिश करूँगी कि बिल्कुल भी इस प्रकार की नॉइस है वो नहीं आए, एंड हम अपनी क्लास है इसको आराम से शांतिपूर्ण तरीके से कंप्लीट रूप से कवर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।